स्टार्ट करते हैं कक्षा 11 का एक और नया लेक्चर। कक्षा 11 की केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा है परमाणु संरचना। जिस समय ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय हमारे देश का एक महत्वपूर्ण मिशन चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग चंद्रमा पर हो चुकी है। तो मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही हमारे जो इसरो के वैज्ञानिक हैं उस पूरी टीम को, चंद्रयान की पूरी टीम, इसरो के समस्त वैज्ञानिकों को सादर प्रणाम करता हूँ, सादर नमन करता हूँ। और हमारा देश विश्वगुरु बनने की तरफ अग्रसर है। इस समय पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। प्रत्येक भारतीय हमारे वैज्ञानिकों की इस अभूतपूर्व सफलता के लिए इतना ज़्यादा उत्साहित है कि आप समझिए कि वैज्ञानिकों की सफलता से घर घर में जैसे दीपावली हो रही हो। और मैं तो यही कहना चाहूँगा एक शिक्षक होने के नाते कि सभी विद्यार्थियों को साइंस पढ़ने की इससे प्रेरणा मिलेगी, उनको पता चलेगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है और भारत एक दिन निश्चित विश्वगुरु बनकर रहेगा। तो चलिए इन्हीं आशाओं के साथ हम एक और नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में परमाणु संरचना में हम पढ़ रहे थे 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत को, जो कि मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा रिवाइज कराना चाह रहा हूं। न्यूटन का कणिका सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है ये उस समय की ज्ञात प्रकाश की घटनाओं, प्रकाश का परावर्तन और बात करें प्रकाश का अपवर्तन, इन 2 घटनाओं की सही व्याख्या करता है न्यूटन का कणिका सिद्धांत। इसके बाद प्रकाश की 2 अन्य घटनाएं होती हैं, विवर्तन और व्यतिकरण, जो आप 12th फिजिक्स में पढ़ेंगे। उनकी व्याख्या न्यूटन का कणिका सिद्धांत नहीं कर पाता। तब एक वैज्ञानिक आते हैं मैक्सवेल, और वो अपना प्रकाश के संबंध में तरंग सिद्धांत देते हैं। मैंने डिटेल में बहुत पिछले लेक्चर में बताया है मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत, अर्थात वो प्रकाश की प्रकृति को तरंग प्रकृति से बताते हैं कि प्रकाश से जो ऊर्जा चलती है वो सतत रूप से चलती है, लगातार चलती है। और ये व्याख्या करते हैं प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का व्यतिकरण। इन 2 महत्वपूर्ण प्रकाश की घटनाओं की व्याख्या मैक्सवेल के तरंग सिद्धांत से की जाती है। लेकिन फिर से कुछ अन्य घटनाएं आती हैं। कृष्णिका विकिरण, एक आता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, और एक है हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्पेक्ट्रम ही समझ सकते हैं कि स्पेक्ट्रम और उसके प्रकार, उनमें से एक है हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। ये 3 महत्वपूर्ण जो घटनाएं प्रकाश की हैं, इनकी व्याख्या की जाती है मैक्स प्लांक के द्वारा। मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, माने प्लांक के द्वारा प्रकाश की प्रकृति को कैसा बताया गया है, कण की तरह बताया गया है कि वो कण की भांति व्यवहार करता है। क्योंकि इन तीनों घटनाओं को मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत एक्सप्लेन नहीं कर पाता, माने इन 2 घटनाओं को तरंग सिद्धांत एक्सप्लेन कर पाता है। तो प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन को कणिका सिद्धांत से व्याख्या की जा सकी, लेकिन उसके बाद की इन 2 घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकी। तो इनकी व्याख्या किसने की? मैक्सवेल के तरंग सिद्धांत ने। और फिर जो ये 3 महत्वपूर्ण घटनाएं प्रकाश की हैं, इनको तरंग सिद्धांत नहीं व्याख्या कर पा रहा था, तब मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत ने इनकी व्याख्या की। पिछले लेक्चर में मैं आपको बड़े डिटेल में ये बातें बता चुका हूं, लेकिन आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से इन 3 महत्वपूर्ण घटनाओं की व्याख्या किस प्रकार से की गई। क्योंकि यहां तक हमें पता चल गया है कि प्रकाश की प्रकृति द्युति प्रकृति है, अर्थात प्रकाश तरंग की भांति भी व्यवहार करता है, प्रकाश कण की भांति व्यवहार करता है। डिटेल में हम बात करेंगे इस टॉपिक पर। तो आप ये समझिए कि इन 3 महत्वपूर्ण घटनाएं ये क्या है, इसको प्लांक के द्वारा बताया गया और किस प्रकार से उन्होंने व्याख्या की। तो आज के लेक्चर में हम ये तीनों प्रकाश की घटनाओं को बड़े विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत हम करते हैं कृष्णिका विकिरण। मैक्स प्लांक की क्वांटम सिद्धांत के द्वारा प्रकाश की जो महत्वपूर्ण घटना जिसकी व्याख्या की गई, सफलतापूर्वक व्याख्या की गई, वो पहला टॉपिक है कृष्णिका विकिरण, जिसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी बोलते हैं। देखो, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कृष्णिका विकिरण मीन्स कृष्ण क्या है। कृष्ण माने काला होता है, काला पिंड। काला पिंड से क्या मतलब है?
तो सबसे पहली बात 1900 ईस्वी में मैक्स प्लांक के द्वारा इस प्रकाश की महत्वपूर्ण घटना की सफलतापूर्वक व्याख्या की गई। इसमें प्लांक के द्वारा यह कहा गया कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु अपने ऊपर गिरने वाले किसी भी तरंगदैर्घ्य, किसी भी आवृत्ति के विकिरण को अवशोषित कर ले। मान लीजिए ये कोई पिंड है, ये कोई वस्तु है, इस पर विभिन्न विभिन्न प्रकार का आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य का प्रकाश गिर रहा है। माने λ1, λ2, λ3, λ4, λ5, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति का विकिरण इस पर गिरा और ये सारे के सारे को अवशोषित कर ले, अपने अंदर सोख ले। और यदि आप इसका ताप बढ़ाएं तो फिर क्या होगा, ये इसे उत्सर्जित भी करने लगेगा। तो ये अपने ऊपर गिरने वाले सारे प्रकाश का जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो तरंगदैर्घ्य का प्रकाश इसने अवशोषित किया था, उसको फिर ये अपने अंदर से सारे के सारे अवशोषित प्रकाश को उत्सर्जित भी कर दे, अपने अंदर से निकाल भी दे। तब ऐसे पिंड को कहा जाता है कृष्ण पिंड। और इससे उत्सर्जित होने वाले विकिरण को, जो इसमें से निकलेगा, उत्सर्जित विकिरण को बोला जाता है, उत्सर्जित विकिरण को बोला जाता है कृष्णिका विकिरण। तो आप एक बार फिर से समझिए, कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा पिंड जिस पर हम अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार की तरंगदैर्घ्य या आवृत्तियों का प्रकाश, रेडिएशन, विकिरण गिराएं और वो वस्तु या वो पिंड अपने ऊपर गिरने वाले अलग अलग तरंगदैर्घ्य के विकिरण को अवशोषित कर ले पूरा का पूरा, और फिर किसी अलग तापमान पर, माने उससे उच्च ताप पर, अपने अंदर उस अवशोषित किए हुए सारे विकिरण को, जो कि अलग अलग तरंगदैर्घ्य का है, फिर से सारे को उत्सर्जित कर दे, अपने अंदर से निकाल दे, बाहर निकाल दे। तब हम उसे कहते हैं वो कृष्ण पिंड है। और उससे जो उत्सर्जित होने वाला विकिरण है उसे हम बोलते हैं कृष्णिका विकिरण। माने आप ऐसा समझिए, देखो इसे मैं देसी स्टाइल के आपको एग्जाम्पल में समझाऊं। कोई ऐसा बालक है जिस पर अलग अलग विषयों का ज्ञान, अलग अलग तरीके का ज्ञान फेंका गया, उस बालक ने वो सारा का सारा ज्ञान अवशोषित कर लिया। अब उसका कहीं एग्जाम होना है, उसने वो सारा का सारा ज्ञान अपने अंदर से बाहर निकाल दिया, कॉपी पर छाप दिया, मानिए समझ लीजिए आप। तो समझ लीजिए वो बालक जो है कृष्ण पिंड है, और उससे जो निकलने वाला ज्ञान है, वो उत्सर्जित जो ज्ञान हो रहा है, वो कृष्णिका विकिरण है। ऐसा समझ सकते हैं आप इसे। तो चलिए, कृष्णिका विकिरण जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसे एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई लोहे की छड़ है, उसको आप किसी भट्टी में गर्म कर रहे हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी है। तो लोहे की छड़ को जब आप गर्म करते हैं, तो जब वो पहले आप कम ताप पर गर्म करते हैं, उसे लोहे की छड़ को कम ताप पर गर्म करते हैं, तब क्या होगा, उसका रंग हल्का लाल होगा, हल्का लाल, हल्का लाल रंग आता है। थोड़ा और गर्म करेंगे, ताप अधिक किया, तब उसका रंग गहरा लाल हो जाएगा या अधिक लाल हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं अधिक लाल। और आपने फिर और अधिक ताप कर दिया, ताप और अधिक किया, तब सफेद रंग हो जाता है उस छड़ का। पहले हल्का लाल रंग है, और अधिक करने पर अधिक लाल हो गया है, और अधिक कर दिया तो सफेद हो गया, और आपने टेम्परेचर और भी ज्यादा कर दिया, तब उसका रंग हो जाता है नीला। इसका मतलब लोहे की एक छड़ आप देखिए अलग अलग रंग पर है। हल्का ताप पर, मतलब कम ताप पर हल्का लाल रंग, थोड़ा ज्यादा ताप पर अधिक लाल रंग, थोड़ा और ज्यादा ताप कर दिया तो सफेद रंग, और जब बहुत ज्यादा ताप कर दिया तब उसका नीला रंग। तो इससे क्या पता चल रहा है, रंग का आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य से क्या मतलब होता है। आपको पता है कि लाल रंग की आवृत्ति कम होती है और नीले रंग की आवृत्ति क्या होती है, वो अधिक होती है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे ताप बढ़ता है, विकिरण का जो रंग है वो क्या होता है, कम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की ओर को चलता है। तो यहां से एक महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है इस उदाहरण की सहायता से। ताप वृद्धि होने पर
निम्न आवृत्ति से, माने कम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति, अधिक आवृत्ति की ओर होता है, की ओर अग्रसर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वस्तु, वही लोहे की छड़ माने वस्तु, इसी पिंड की बात समझा रहा हूं, तो लोहे की छड़ माने वस्तु, तो वो अलग अलग तापमानों पर अलग अलग आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित कर रही है। क्योंकि जो हमें रंग दिखाई दे रहा है इसका मतलब उससे वो प्रकाश निकल रहा है। आवृत्ति का मतलब तरंगदैर्घ्य, क्योंकि आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब आप लोहे की छड़ को गर्म कर रहे हैं तो अलग अलग रंग का आना, माने अलग अलग रंग का आने से मतलब है अलग अलग आवृत्ति का विकिरण निकलना, या कह सकते हैं अलग अलग तरंगदैर्घ्य का विकिरण निकलना। और वो हमें इससे पता भी चल रहा है कि वो ताप जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो कम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश विकिरण उससे उत्सर्जित हो रहा है। अर्थात पहले कम ताप पर कम आवृत्ति का विकिरण उत्सर्जित हो रहा है, उससे थोड़े अधिक ताप पर और अधिक आवृत्ति का, उससे थोड़े और अधिक पर अधिक आवृत्ति का, और ज्यादा ताप पर और ज्यादा आवृत्ति का। माने ताप जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आवृत्ति उत्सर्जित होने वाले विकिरण की वो बढ़ती जाएगी, या ये कह लें कि तरंगदैर्घ्य घटती जाएगी। क्योंकि बैंक नीले रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो कम होती है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है, क्योंकि आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे। क्योंकि आपने पहले फॉर्मूला पढ़ ही लिया है, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, भाई आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस लोहे की छड़ के एग्जाम्पल से हमें ये पता चल रहा है कि जब हम लोहे की छड़ को अलग अलग ताप पर गर्म कर रहे हैं तब उससे अलग अलग रंग आ रहे हैं, मीन्स उससे भिन्न भिन्न प्रकार की आवृत्ति का विकिरण उत्सर्जित हो रहा है, या कह दें भिन्न भिन्न प्रकार की तरंगदैर्घ्य का विकिरण उत्सर्जित हो रहा है। सेम उसके अंदर था तभी तो उत्सर्जित हो रहा है, माने जैसे वो उत्सर्जित सारा कर दे रही है ऐसे वो अवशोषित भी भिन्न भिन्न रंगों को अपने अंदर कर सकती है, इसलिए वो लोहे की छड़ कृष्णपिंड कहलाएगी। लेकिन वास्तव में ऐसा कहते हैं कि कोई भी पिंड व्यवहार में आदर्श कृष्णपिंड नहीं होता, अर्थात पूरा 100 का 100% अपने ऊपर अवशोषित कर ले अपने ऊपर गिरने वाले विकिरण को और 100 के 100% उत्सर्जित कर दे, ऐसा व्यवहार में संभव नहीं है। लेकिन हाँ, जो जितना ज्यादा अधिकतम कर ले 98, 99% तक कर ले तब हम उसको क्या बोलते हैं, कृष्णपिंड बोलते हैं, और उससे उत्सर्जित होने वाले विकिरण को हम कृष्णिका विकिरण बोलते हैं। इस कृष्णिका विकिरण में एक बात और निकल कर आती है कि उत्सर्जित होने वाले विकिरण की जो तीव्रता है, जो चमक है, वो तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब ये है कि अगर तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी तो जो उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता है वो क्या होगी, कम होगी। इन सब निष्कर्षों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मैक्स प्लांक पहले ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता को तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति के फलन के रूप में परिभाषित किया है, अर्थात आवृत्ति चेंज होने पर उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता में चेंज आता है, या ये कह लें तरंगदैर्घ्य चेंज होने पर, तरंगदैर्घ्य बदलने पर उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता में बदलाव आता है। तो वो ऐसा बताते हैं कि उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति के फलन के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से कृष्णिका विकिरण की सफलतापूर्वक व्याख्या मैक्स प्लांक द्वारा 1900 में की। कृष्णिका विकिरण महत्वपूर्ण घटना जो प्रकाश की है उसको पढ़ने के बाद एक और महत्वपूर्ण घटना प्रकाश में होती है जिसको हम बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। इस घटना को सबसे पहली बार 1887 में हर्ट्ज के द्वारा बताया गया। तो मैं आपको इसको एक प्रयोग के माध्यम से बता रहा हूँ। उनका जो एक्सपेरिमेंट का पूरा अपना सेटअप था वो क्या था, इसमें कांच की वंद विसर्जन ने लिखा है, जैसा एनोड और कैथोड किरणों की खोज के समय थी। पूरा आप देखिए निर्वात इसके अंदर है, यहाँ पर एक एनोड लगा है और यहाँ पर एक धातु सतह लिखी है। धातु सतह में उन्होंने हर्ट्ज ने क्या यूज किया, मोस्टली जो यूज किया जाता था वो पोटेशियम माने के, रुबिडियम आरबी और एक सीजियम, इस टाइप की धातु सतह उन्होंने यहां पर ली। ठीक, इसको एनोड और कैथोड को देखिए, वो कैथोड की तरह वर्क कर रही है धातु सतह वाली और ये एनोड की तरह, और इसको एक बैटरी से उन्होंने कनेक्ट कर दिया और बीच में धारा मापी भी लगाया गया है, जिससे हमें पता चलेगा कि ये सर्किट कंप्लीट है, माने विद्युत धारा अगर बहेगी तो इसमें जो भी डिफ्लेक्शन आएगा उससे हम इसे पता करेंगे। और फिर उन्होंने क्या किया, इस पर प्रकाश को आपतित कराया, इस धातु सतह पर प्रकाश को गिराया। लेकिन ये जो प्रकाश गिर रहा है ये उपयुक्त आवृत्ति या कह लें उपयुक्त ऊर्जा का होना चाहिए, जिससे कि इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकल सके और वो निकले। तब इस घटना को कहा गया
प्रकाश वैद्युत प्रभाव, अर्थात प्रकाश के गिरने के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होना। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, यदि किसी धातु की सतह पर, माने पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनमें से आप समझ लीजिए, किसी भी धातु की सतह पर यदि उपयुक्त आवृत्ति या उपयुक्त ऊर्जा का प्रकाश गिरता है और उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, तब इस घटना को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल के वो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, पूरा परिपथ कंप्लीट हो जाएगा और ये घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। लेकिन इसे आप इतनी छोटी सी बातों से परिभाषित नहीं कर सकते। इसके संबंध में अब क्या क्या पॉइंट आए। अभी मैंने कहा कि जब किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का या कह लें उपयुक्त ऊर्जा का प्रकाश गिरता है, तो वो जो उपयुक्त ऊर्जा है या उपयुक्त आवृत्ति, जिसको हम कह रहे हैं कि उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश गिरे और इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, तब उस उपयुक्त आवृत्ति को ही कहा जाता है देहली आवृत्ति। अर्थात यहीं से इस प्रकाश वैद्युत प्रभाव का पॉइंट पकड़ते हैं। पहला, उपयुक्त आवृत्ति के आपतित प्रकाश से, माने गिरने वाले प्रकाश से, आपतित प्रकाश से यदि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, तब इस उपयुक्त आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति, और प्रदर्शित करते हैं न्यू नोड। ये न्यू नोड देहली आवृत्ति कहते हैं। ये महत्वपूर्ण बात, क्योंकि हर एक धातु की सतह के लिए इस देहली आवृत्ति का मान अलग अलग होगा। तो जो हमारा प्रकाश है, जो गिरने वाला प्रकाश है धातु की सतह पर, उसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए, चाहे थोड़ी सी ज्यादा हो, लेकिन ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इस प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए कही गई, वो ये थी कि जैसे धातु की सतह पर प्रकाश गिरता है उपयुक्त आवृत्ति का, माने देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश जैसे ही धातु की सतह पर गिरता है, वैसे के वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलता है। माने उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन और आपतित प्रकाश के गिरने में कोई समय अंतराल नहीं होता। जैसे ही उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश गिरेगा, धातु की सतह से तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसको आप ऐसा समझ लीजिए, टीचर ने क्वेश्चन पूछा और फटाक से उधर से स्टूडेंट ने आंसर दे दिया, तब इसको हम कहेंगे कि कोई समय नहीं लिया उस स्टूडेंट ने आंसर देने में, माने कोई समय अंतराल नहीं है क्वेश्चन पूछने में और आंसर देने में। सेम यहाँ होता है। देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर गिरने व सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने में कोई समय अंतराल नहीं होता, माने कोई टाइम लैग नहीं होता है। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश, माने देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर गिरेगा, इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल के बाहर आएगा। दो महत्वपूर्ण बात। इससे तीसरी और महत्वपूर्ण बात पर चलते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि मान लीजिए आप उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि धातु की सतह से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले, कि प्रकाश गिरे और धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो और ज्यादा निकले, माने उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड करती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तीव्रता से मतलब होता है उसकी ब्राइटनेस, उसकी चमक। अगर आप ज्यादा से ज्यादा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो आपको जो प्रकाश गिर रहा है धातु की सतह पर उसकी चमक बढ़ानी पड़ेगी, उसकी ब्राइटनेस को बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, वो सोचते हैं कि आवृत्ति बढ़ानी पड़ेगी। नहीं, आवृत्ति बढ़ाने का मतलब तीव्रता बढ़ाने से नहीं होता। इसको आप एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए
इस धातु की सतह के लिए देहली आवृत्ति का मान, न्यू नोड का मान 20 हर्ट्ज है, और आपका जो गिरने वाला प्रकाश है उसकी आवृत्ति हो रही है 21 हर्ट्ज। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपतित प्रकाश की आवृत्ति 21 हर्ट्ज है और देहली आवृत्ति चाहिए कितनी थी, माने इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए 20 हर्ट्ज चाहिए थी, तो ज्यादा है तो निकल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी गिरने वाले प्रकाश की आवृत्ति 19 हर्ट्ज होती तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाता, क्योंकि देहली आवृत्ति से मान अधिक होना चाहिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति का। तो इसलिए हमने ऐसा एज्यूम कर ले 21 हर्ट्ज है। अब आप सोच रहे हैं कि यार 21 हर्ट्ज आवृत्ति करने पर सपोज कीजिए पर सेकंड 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, माने 1 सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। आप सोच रहे हैं यार मैं 1 सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन निकालूं या 40 निकालूं, तो मैं एक काम करता हूं, आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ा देता हूं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति आप बढ़ाते जाएं और जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन है धातु की सतह से, जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या बढ़ती जाए। वो तभी बढ़ेगी जब आप अपने गिरने वाले प्रकाश की चमक को बढ़ाएंगे, ब्राइटनेस। जैसे आपने देखा होगा ना, जब आप कलर टीवी पर रिमोट से जैसे ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, चमक बढ़ती है, उसका मतलब ये नहीं कि वहां पर आवृत्ति बढ़ रही, चमक बढ़ रही होती है। जैसे मान लीजिए येलो कलर है तो येलो कलर में चमक का आना, रेड कलर है तो रेड कलर में चमक का आना, ऐसे इसका मतलब ये होता है। और जबकि आवृत्ति चेंज होने का मतलब होता है कलर चेंज होना। जैसे मान लीजिए अभी मैं कृष्णिका विकिरण में आपको समझा रहा था कि लाल रंग की जो आवृत्ति है वो नीले रंग से क्या है, कम है। तो अगर आवृत्ति बदलने का मतलब तो ये हो गया ना कि आप लाल रंग डाल रहे थे अब नीला रंग डालने लगे। जबकि चमक बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि लाल रंग डाल रहे थे लेकिन अब लाल को और ज्यादा चमक दे रहे हैं, लाल को और ज्यादा चमक दे रहे हैं, ऐसे करके उसका मतलब होता है तीव्रता। तो इस बात को बहुत ठीक से समझिए। आवृत्ति बढ़ाने का मतलब होता है या आवृत्ति बदलने का मतलब होता है रंग बदलना, कलर को बदलना। और तीव्रता बढ़ाने का मतलब होता है कलर वही रहे लेकिन उस कलर की चमक बढ़े। अगर येलो कलर की पीले रंग का प्रकाश गिर रहा था तो पीले कलर की अगर आप चमक को बढ़ाते जाएंगे तो जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप अच्छा देखिए रंग बदलने पर माने आवृत्ति बढ़ाने पर क्या होगा वो अभी देखेंगे। तो पहले तीसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया ना कि अगर आप धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को और ज्यादा निकालना चाहते हैं तब आप अपने गिरने वाले प्रकाश की चमक को बढ़ाएंगे, अर्थात उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। जितनी ज्यादा तीव्रता का प्रकाश डालेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से निकले हैं। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं अगर आपने इनकी आवृत्ति को बढ़ाया, जो पॉइंट में भी डिस्कस कर रहा था, मान लीजिए आपने 21 हर्ट्ज पर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 1 सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन, आपने 22 हर्ट्ज कर दी, 24 हर्ट्ज कर दी, 30 हर्ट्ज कर दी, माने अब आपने आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाया तो क्या होगा, तब इलेक्ट्रॉन जितने निकल रहे थे उतने निकलेंगे लेकिन अब वो ज्यादा गतिज ऊर्जा से निकलेंगे। माने आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप आवृत्ति को बढ़ाएंगे माने कलर बदलने लगेंगे गिरने वाले प्रकाश का, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलने हैं संख्या में तो उतने निकलेंगे लेकिन अब वो ज्यादा तेजी से बाहर आएंगे, माने उनकी गति ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो इसे देसी स्टाइल से समझते हैं। मान लीजिए आप लाल रंग का प्रकाश गिरा रहे थे तब इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे 2, अब आपने पीले रंग का प्रकाश गिराया तो इलेक्ट्रॉन अभी भी 2 निकलेंगे लेकिन अब वो 2 ज्यादा ऊर्जा से बाहर आएंगे। या नीले वाले एग्जांपल से समझ लेते हैं क्योंकि कृष्ण का विकर्ण में वो चल रहा था। लाल रंग का प्रकाश गिरने पर सपोज कीजिए इस धातु की सतह से 1 सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब आपने नीले रंग का प्रकाश गिराया तो नीले रंग के प्रकाश से भी 2 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यदि, लेकिन अब होगा क्या कि अब उनकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, पहले से अधिक हो जाएगी, अब वो ज्यादा गति ऊर्जा से निकलेंगे। जबकि जब हम चमक बढ़ा रहे थे उसकी तब क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉनों जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। एक बार ओवरऑल इसे समझ लीजिए, ये 2 पॉइंट तो बड़े सिंपल सी बात है कि जब आप किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश गिराएं और धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाएं तब इस घटना को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, तथा जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनको बोलते हैं प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन। जिससे कि हमें पता रहे कि प्रकाश की गिरने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकले इसलिए फोटो इलेक्ट्रॉन उनको बोल देते हैं।
वो जो उपयुक्त आवृत्ति है जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को निकाल देती है, उस उपयुक्त आवृत्ति को बोला जाता है देहली आवृत्ति। ये लिखा देखिए, उपयुक्त आवृत्ति के आपतित प्रकाश से यदि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं तब इस उपयुक्त आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। और इसको प्रदर्शित करते हैं आप ये न्यू नोड से, न्यू नोड। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति हमेशा वो अधिक होनी चाहिए न्यू नोड से। आपतित प्रकाश को हम न्यू नोड मान ले रहे हैं, आपतित प्रकाश की आवृत्ति। और देहली आवृत्ति किसी भी धातु की सतह के लिए निश्चित होती है। तो इसको हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा प्रकाश गिरेगा उसकी आवृत्ति हमेशा न्यू नोड से क्या होनी चाहिए, देहली आवृत्ति से क्या होनी चाहिए, हमेशा अधिक होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट में क्या है कि जैसे ही उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश अर्थात देहली आवृत्ति से अधिक का प्रकाश धातु की सतह पर गिरता है, वैसे के वैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, थोड़ा भी टाइम नहीं लगता इलेक्ट्रॉन निकलने में। तो देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर गिरने व सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने में कोई समय अंतराल नहीं होता। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं अभी बहुत डिटेल में बता चुका हूं, फिर से एक बार बता दे रहा हूं। अगर आप धातु की सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले प्रकाश के गिरने से, तब आपको आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ानी पड़ेगी, अर्थात उसकी चमक बढ़ानी पड़ेगी। आवृत्ति नहीं बढ़ानी है, आवृत्ति जितने पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा था निकल रहा है, लेकिन अब आपने उस आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाना है, उसकी चमक को बढ़ाना। तो जितना ज्यादा चमक का प्रकाश आप डालेंगे तो धातु की सतह से उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। यदि आप, चौथे पॉइंट क्या है, यदि आप उन निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन अब चाह रहे हैं कि ज्यादा वेग से निकले, ज्यादा तेजी से बाहर आए, अर्थात उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाए, तब आप आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाएंगे। अर्थात उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा जो होती है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं जिस गतिज ऊर्जा से, अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तब आपको अपने गिरने वाले प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि इस धातु की सतह के लिए देहली आवृत्ति का मान 20 हर्ट्ज है और 21 हर्ट्ज आपके गिरने वाले प्रकाश की आवृत्ति है, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे। लेकिन आप चाहते हैं ज्यादा तेजी से निकले, ज्यादा गतिज ऊर्जा से निकले, तो आप अपने न्यू का मान इसको आप 25 कर लें, 30 कर लें। तो जितना ज्यादा आवृत्ति आप बढ़ाते जाओगे, आपके जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है वो बढ़ती जाएगी। जबकि आप आवृत्ति फिक्स रखो, मान लीजिए आपने आवृत्ति जो है 25 हर्ट्ज कर ली, लेकिन आप चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकले, तब आप इस आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाओगे, चमक को बढ़ाओगे। तो ये सब घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव और उससे संबंधित पद है। इसके बाद देखो, ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद अब यहाँ पर प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का क्या यूज आया आप मालूम कर सकते हैं। तो ये बात यही है कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को ही आधार बनाकर बाद में आइंस्टीन ने इस प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए गणितीय रूप से एक समीकरण दी, जिसे हम आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से प्लांक की थ्योरी के आधार पर ये व्याख्या हो पाई है। तो इसके बाद हम आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण को पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण पद आते हैं, पहले हम उनकी बात करेंगे। जैसे देहली आवृत्ति आया, ऐसे ही देहली तरंगदैर्ध्य होता है, एक कार्यफलन होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा और इसको जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो थोड़ा सा इसको मतलब बार बार रुका कर भी देखना, थोड़ा बार बार इसको देखेंगे, क्योंकि थोड़े से टॉपिक जो हैं वो फिजिक्स से भी रिलेट करते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है कि इसमें ज़्यादा पॉइंट आ रहे हैं समझने वाले, तो आप उनको थोड़ा सा कॉपी पर नोट भी करते रहेंगे। और मैंने पहले भी कहा है, यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे स्वतः अगर आप नोट्स बनाएं, क्योंकि मैं देखो सब थ्योरी लिख दे रहा हूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कॉपी पेन जरूर लेकर बैठें और इसको समझते हुए, किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है तो आप बैठ जाएं, फिर से उसको देखें। तो चलिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बाद इसमें जो पद यूज होते हैं उनकी बात करते हैं पहले। तो देखिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में एक पद आता है देहली आवृत्ति। इसको मैं आपको बता भी चुका हूं, फिर भी मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। क्या होता है देहली आवृत्ति? देखिए, आपतित प्रकाश की, गिरने वाले प्रकाश की वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा, माने फिक्स हो और कम से कम वह आवृत्ति जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को निकाल सके, उत्सर्जित करा सके, उसको हम बोलते हैं देहली आवृत्ति। तो देखिए, देहली आवृत्ति क्या है? आपतित प्रकाश की वह निश्चित न्यूनतम आवृत्ति जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को निकाल सके, उसको हम बोलते हैं देहली आवृत्ति। और उसको प्रदर्शित करते हैं न्यू नोड से। जैसे न्यू से करते हैं ना सिंपल आवृत्ति को, इसलिए इसको देहली आवृत्ति को न्यू नोड, थोड़ा अलग से दिखे इसलिए न्यू नोड से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही एक टर्म और होता है देहली तरंगदैर्ध्य।
भाई आपको पता है कि आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इसके डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य, क्योंकि आवृत्ति यदि न्यूनतम चाहिए आपतित प्रकाश में तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी, अधिकतम प्रदर्शित करते हैं लैम्डा नॉट से, क्योंकि तरंग दैर्ध्य को आप सामान्यतः लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको किससे करते हैं, लैम्डा नॉट से, ये लैम्डा नॉट। ऐसे एक पद होता है कार्य फलन। देखिए कार्य फलन का मतलब ऊर्जा से है, और आपको पता है कि जो ऊर्जा मतलब आपतित प्रकाश की ऊर्जा से है, तो ऊर्जा आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है, इक्वल टू एच न्यू आपने फॉर्मूला था भाई, ऊर्जा आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती है, तो यदि आवृत्ति न्यूनतम है तो ऊर्जा भी क्या चाहिए होगी, आपतित प्रकाश की न्यूनतम। तो आपतित प्रकाश की निश्चित न्यूनतम ऊर्जा, आपतित माने गिरने वाले प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, उसे बोलते हैं हम कार्यफलन, और इसको प्रदर्शित करते हैं डब्ल्यू नॉट से। जैसे एनर्जी को ई से करते हैं, ऐसी कार्यफलन को किससे प्रदर्शित करते हैं, डब्ल्यू नॉट से। तो जैसे ऊर्जा के सामान्य फॉर्मूले ऐसे इनके भी होंगे, मैं इसके बाद लिख रहा हूं, जैसे मैं ऊपर ही लिख देता हूं। फॉर्मूलों की बात करें तो जैसे आपने फॉर्मूला सुना था न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है सामान्य आवृत्ति सामान्य तरंग दैर्ध्य के लिए। अब देहली आवृत्ति है तो ये न्यू नॉट, और देहली तरंग दैर्ध्य तो लैम्डा नॉट। सी क्या है यहाँ पर, प्रकाश की चाल है, जो कि पहले भी होता था। जैसे ऊर्जा का फॉर्मूला होता था E इक्वल टू एच न्यू, फोटोन की ऊर्जा से E इक्वल टू एच न्यू था, तो आप समझिए इस समय ऊर्जा को क्या कह दे रहा है, वो डब्ल्यू नॉट, आपतित प्रकाश की जो ऊर्जा है। एस तो प्लांक नियतांक ही रहेगा और देहली आवृत्ति आ जाएगा आवृत्ति की जगह, तो ये तो कार्यफलन का फॉर्मूला डब्ल्यू नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट, और न्यू नॉट का फॉर्मूला सी अपॉन लैम्डा नॉट। अगर आप न्यू नॉट का फॉर्मूला यहां पर लिख देंगे तो डब्ल्यू नॉट का एक फॉर्मूला और क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। न्यू नॉट की जगह सी अपॉन लैम्डा नॉट लिख दिया, तो एक ही। तो तीन महत्वपूर्ण फॉर्मूले हमें यहां से मिल जाते हैं, न्यू नॉट अपॉन सी अपॉन लैम्डा नॉट, डब्ल्यू नॉट इक्वल टू एच अपॉन न्यू नॉट, और डब्ल्यू नॉट इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा नॉट। क्योंकि इनका आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण में यूज होना है, इसलिए मैंने आपको ये पहले बताया तीन पद। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव और इन तीन पदों की व्याख्या के बाद हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण समीकरण की, जिसको हम जानते हैं आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण के रूप में। देखिए बात करते हैं आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण की। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करते हैं, और वो ये कहते हैं कि जब किसी धातु की सतह पर, देखिए कोई धातु की सतह है, तो इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं धातु की सतह। तो जब इस धातु की सतह पर प्रकाश गिरेगा, आपतित होता है जब प्रकाश, तो वो धातु की सतह और उपयुक्त आवृत्ति का, जो हम पहले कह चुके हैं, उपयुक्त आवृत्ति का मीन्स न्यू की वैल्यू जो है वो न्यू नॉट से ज्यादा है, माने देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश जब गिरेगा तो वो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को निकालेगा। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, ये आगे सतह पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। लेकिन आइंस्टीन ये कहते हैं कि प्रकाश जो गिर रहा है उस प्रकाश में होते हैं फोटोन। क्यों? क्योंकि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत ऐसे कहता है। देखो अब आपको समझ में आएगा ना कि कैसे प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या हो पाई। क्योंकि प्लांक ये कहते हैं कि प्रकाश में जो ऊर्जा होती है वो छोटे छोटे बंडल पैकेट के रूप में होती है, जिन्हें आप फोटोन कह रहे हैं। तो जो प्रकाश गिर रहा है एक्चुअल में तो गिर फोटोन रहे हैं, तो एक फोटोन को वो ऐसा मानकर कहते हैं कि मान लीजिए एक फोटोन गिरा और उसकी ऊर्जा जो थी वो एच न्यू थी, तो एक फोटोन अपनी ऊर्जा एच न्यू को दो हिस्सों में इलेक्ट्रॉन को देता है। तो एच न्यू ऊर्जा फोटोन की वो दो हिस्सों में इलेक्ट्रॉन को मिलती है। इस एच न्यू ऊर्जा का एक भाग इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक निकालने में, ये यहां से यहां तक लाने में खर्च होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा खर्च होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एच न्यू नोड, या सीधे सीधे कहें तो डब्ल्यू नोड। क्योंकि मैंने क्या अभी परिभाषा लिखाई थी कार्यफलन की कि वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकाल सके, तो डब्ल्यू नोड। और दूसरा जो भाग है, जब इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो फिर उसको गति ऊर्जा देने में खर्च होता है, और गति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ
mv²। तो आप एक बार फिर से समझिए, आइंस्टीन ये कहते हैं कि जब प्रकाश देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश जब धातु की सतह पर गिरेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव में है ही पहले से, लेकिन वो एक नई बात ये कह रहे हैं, क्योंकि प्लांक ऐसा कहते हैं कि ऊर्जा में प्रकाश में आ रहे हैं फोटोन, क्योंकि प्रकाश सतत रूप से नहीं चलता, प्रकाश कणों के रूप में चलता है, माने प्रकाश में छोटे छोटे बंडल पैकेट्स हैं ऊर्जा के, माने फोटोन है। तो फोटोन जब धातु की सतह पर गिरता है, तब यहां से आइंस्टीन अब बताना स्टार्ट करते हैं कि कोई भी फोटोन अपनी ऊर्जा मीन्स hν को धातु की सतह के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको दो प्रकार से देता है, मतलब दो भागों में देता है। फोटोन अपनी ऊर्जा का पहला भाग इन इलेक्ट्रॉनों को सतह तक निकालने में खर्च कर देता है, माने W0, और फिर इन निकले हुए इलेक्ट्रॉनों को गति ऊर्जा देने में दूसरा भाग खर्च होता है, माने ½ mv²। इसी को बोलते हैं आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। इसको हम अन्य रूपों में भी लिख सकते हैं भाई, hν। W0 को हम hν0 भी कह सकते हैं, क्योंकि W0 का फॉर्मूला hν0 होगा, जो कि मैंने अभी लिखा भी था, और ½ mv²। ये सब प्रकाश वैद्युत समीकरण के ही रूप है। इसको अगर शॉर्ट में लिखें तो hν को आप E कह सकते हो, hν0 को W0 कह सकते हो, और ½ mv² मीन्स गति ऊर्जा को E कह सकते हो। इस hν0 की जगह hc/λ0 भी लिखा जा सकता है, मीन्स hν की जगह hc/λ लिख लो, इसको आप hc/λ0 कह लो, और ½ mv²। बहुत डिफरेंट तरीके से इसको लिखा जा सकता है, या यहीं से इसका एक रूप ये लिखा जा सकता है, इसको हम इधर ले आए तो hν माइनस hν0 इक्वल टू ½ mv²। यहाँ से h कॉमन हो जाएगा तो ν माइनस ν0 ½ mv²। ये भी एक रूप हो सकता है। तो ऐसे ये सब प्रकाश वैद्युत समीकरण ही है, अर्थात इस प्रकार से आइंस्टीन ने अपने प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव में आवृत्ति के प्रभाव और तीव्रता के प्रभाव को बहुत ठीक से समझाया गया। कैसे ठीक से समझाया गया? आइंस्टीन ये कहते हैं कि यदि आप उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाएंगे, और गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से मतलब है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा फोटोन आ रहे होंगे। मींस जितने ज्यादा फोटोन गिरेंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, क्योंकि एक सीधी सी बात ये भी है, देखिए एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक फोटोन अपनी ऊर्जा जो hν है वो एक ही इलेक्ट्रॉन को देता है, बस देता दो भागों में, पहला भाग तो उनको निकालने में और दूसरा भाग उनको गति ऊर्जा देने में। तो इसका सीधा सा मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है। अब जितने ज्यादा फोटोन प्रकाश में गिरेंगे आएंगे और धातु की सतह पर गिरेंगे तो उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। माने आप समझिए कि पहले हमारे एक सेकंड में 20 फोटोन गिर रहे थे तो 20 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। अगली बार आपने प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई तो अब 40 फोटोन आने लगे एक सेकंड में, तो एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन भी तो 40 ही निकलेंगे। तो इस प्रकार से आइंस्टीन तीव्रता के प्रभाव को बताते हैं। एक है आवृत्ति का प्रभाव। आवृत्ति बढ़ाने से क्या होगा? मान लीजिए जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि ν0 का जो मान है इस धातु की सतह के लिए वो 20 हर्ट्ज है, लेकिन आप जो प्रकाश गिरा रहे हैं उसकी आवृत्ति है 21 हर्ट्ज। इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं मान लीजिए उस समय 10। अब आपने क्या काम किया? ν का मान कर दिया 25 हर्ट्ज, तो इलेक्ट्रॉन तो 10 ही निकलेंगे अब भी, क्योंकि आवृत्ति बढ़ाने से क्या हो रहा है? आवृत्ति बढ़ने का मतलब होता है ऊर्जा बढ़ना, क्योंकि इक्वल टू hν होता है। भाई आवृत्ति आप बढ़ा रहे हैं, ऊर्जा बढ़ा रहे हैं, माने जो फोटोन गिर रहे हैं उनकी ऊर्जा बढ़ रही है, तो उससे क्या होगा? अब उनकी गति ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्योंकि देखिए यहां पर अगर ये इसका मान ज्यादा आएगा तो इसका मान ही तो बढ़ेगा। तो ये बढ़ाएंगे माने जो गिरने वाले प्रकाश की ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, माने आप आवृत्ति बढ़ा रहे हैं, तो जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन है तेजी से निकलेंगे, गति ऊर्जा ज्यादा होगी। देखिए आपको ये बात समझ में आ गई होगी आइंस्टीन के इस प्रकाश वैद्युत समीकरण से, इस कॉन्सेप्ट से, कि यदि आप गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि फोटोन ज्यादा गिर रहे होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे। जबकि यदि आप गिरने वाले प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है आप ऊर्जा बढ़ा रहे हैं, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी गति ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन उतने ही निकलेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से आइंस्टीन
प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो घटना है उसकी सफलतापूर्वक व्याख्या मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर करते हैं।